हेलो स्टूडेंट्स, हमारी बात कल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बात हो गई थी और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दिया था। मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बता दिया था और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको क्या बताया था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, और मैंने फिर तीनों को डिवाइड भी कर दिया था ना, कि डेल्टा क्यू क्या है बता दिया था, एनसीडीटी फॉर्मूला आया था इसका, और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, पीडीवी का इंटीग्रेशन है, और डी यू क्या है, एनसीवीडीटी है, प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये बातें हमारे बीच हो गई थी, ठीक है। वहीं से स्टार्ट करेंगे और आज डिफरेंट प्रोसेस की भी बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं जरा एक बार एग्जाम्पल, बात समझें। मैंने कहा तीन अलग अलग प्रोसेस है। एक प्रोसेस है ए से बी तक जाने का सी के रास्ते, एक प्रोसेस है ए से बी तक जाने का डी के रास्ते, और एक प्रोसेस है ए से बी तक जाने का ई के रास्ते, और ये पीवी ग्राफ। बताओ वर्क डन के बीच में क्या रिलेशन होगा, ए सी बी पाथ में क्या वर्क होगा, ए डी बी पाथ में क्या वर्क होगा, और ए ई पाथ में क्या वर्क होगा। अच्छा ये बताओ सबसे ज्यादा वर्क किस में करना पड़ेगा, पहले प्रोसेस में, दूसरे प्रोसेस में, या तीसरे प्रोसेस में, किस में सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। देखो चेंज सेम है, चेंज मतलब यहां से लेकर के यहां तक, भाई जो थर्मोडायनेमिक स्टेट है उसमें जो चेंज है वो क्या है, सेम है, ठीक है। मतलब P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक गया है, P1 V1 T1 से कहां तक गया है, ये P2 V2 T2 तक गया है, ठीक है। अब बात समझें, जब P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक गया है तो ऐसे में क्या होगा, बोलो। वर्क डन इन ACB कितना होगा, वर्क डन ACB। मैं कह रहा हूं ये वाला V1 है और ये वाला V2 है, ये वाला V1 है और ये वाला V2 है, तो क्या होगा ACB में वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व ACB V2 V1 A, ACB और ये एरिया अंडर द कर्व, ये रहा ये एरिया अंडर द कर्व, तो ये कर्व और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का एरिया। अच्छा जब हम बात करेंगे वर्क डन इन ADB तो क्या होगा, बोलो। एरिया ऑफ ADB V2 V1 A, एरिया ऑफ ADB V2 V1 A, पीवी कर्व और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का एरिया, ठीक है। अच्छा जब हम बात करेंगे वर्क डन इन AEB तो क्या होगा, बोलो। एरिया ऑफ AEB V2 V1 A। अच्छा कौन सा एरिया ज्यादा है, ACB V2 V1 A ज्यादा एरिया है, इसका मतलब वर्क डन इन ACB से ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, और ये किससे ज्यादा है, ADB वाले वर्क से ज्यादा है, और ये AE वाले वर्क से ज्यादा है, क्योंकि तुम्हें पता ही है वर्क डन प्रोसेस पर डिपेंड करता है, और जिसका एरिया सबसे ज्यादा जो कवर करेगा, तो एरिया पीवी ग्राफ और वॉल्यूम एक्सिस के बीच में एरिया किसका सबसे ज्यादा कवर हो रहा है, इसका सबसे ज्यादा कवर हो रहा है, तो ये जो वर्क डन इन पाथ ACB इज मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल मैं इसमें बता रहा हूं आपको। अच्छा इसमें जब वर्क डन मैक्सिमम है तो ये बताओ कि इसमें DU का क्या रिलेशन होगा। ये भी पता होना चाहिए आपको कि फर्स्ट प्रोसेस में हीट गिवन भी ज्यादा होगा सेकंड से और थर्ड से, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो सेम होगा, DU तो सेम होगा। यदि A से B तक गया है, सेम स्टेट में चेंज हुआ है, मान लो P1 V1 T1 से स्टेट चेंज हुआ है P2 V2 T2, तो सेम स्टेट जब चेंज होगा तो क्या होगा, बोलो। सेम स्टेट चेंज होगा तो भाई इंटरनल एनर्जी का चेंज तो सेम हुआ और वर्क इसमें ज्यादा हुआ, इसका मतलब हीट भी इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि तुम्हें पता है डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, ये रह गया सेम,
तो ये जिसका ज्यादा होगा उसका हीट गिवन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, समझ गए बात। तो ये वर्क डन का रिलेशन है और ये हीट गिवन का रिलेशन है। क्लियर है बात। अब डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर मैं बता रहा हूं आइसोकोरिक प्रोसेस। सबसे पहले नंबर पर अपन बात कर रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन। ए प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। एक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे क्लोज वेसल, क्लोज वेसल में लेट सपोज गैस फिल्ड है और जब हम हीट देंगे तो क्लोज वेसल में वॉल्यूम तो बढ़ेगा नहीं, क्लोज वेसल में वॉल्यूम तो बढ़ेगा नहीं, और वॉल्यूम जब नहीं बढ़ेगा तो उसको हम कह सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस वो है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पीडीवी 0 होगा, यहां जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वर्क डन 0 क्यों होगा समझ गए, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम है नहीं। दूसरी बात, सेकेंड लगा रहा हूं मैं यहां फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा देखो क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 प्लस डी यू। इसका मतलब जो भी हीट गिवन है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के काम में आएगा। वॉट एवर हीट इज गिवन, जो भी हीट गिवन है वो किसके काम में आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के काम में आएगा। हीट गिवन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा देखो आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हीट कितना दिया जाएगा वो देखो। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीडीटी, मतलब 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट को सीवी कहूं क्या। ये सीवी क्यों कहेंगे, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस है मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। लेकिन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उसको मैं क्या कह देता हूं, सीवी कह देता हूं। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए जो स्पेसिफिक हीट है उसको सी कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसको सीवी कहेंगे। 1 मोल का टेम्परेचर dt डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट को एनसीवी। 1 मोल का टेम्परेचर dt डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट क्या हो जाएगा, एनसीवी या सीवीडीटी। और n मोल का टेम्परेचर dt डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए एनसीवीडीटी। तो डेल्टा क्यू हो गया एनसीवीडीटी। तुम्हें पता ही है डेल्टा क्यू का फॉर्मूला हमने निकाला था एनसीडीटी, और सी है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को सी भी कहते हैं। तो या तो वैसे समझ लो या ऐसे समझ लो कि 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट को हमने क्या कहा, स्पेसिफिक हीट, मतलब सीवी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो 1 मोल का dt से सीवीडीटी और n मोल का dt से। तो यदि हीट हमने दिया है एनसीवीडीटी तो एनसीवीडीटी इज इक्वल टू डी यू। इसीलिए डी यू का ये फॉर्मूला चलता है एनसीवीडीटी। क्यों चलता है, क्योंकि
आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी हीट गिवन है, आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी हीट गिवन है वो क्या करता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी करता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी हीट गिवन है वो क्या करता है, वो करता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी हीट गिवन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और कितना हीट गिवन है, एनसीवीडीटी, इसलिए व्हाट इज द डीयू, एनसीवीडीटी। ठीक है, ओके। इसीलिए डीयू का प्रोसेस चाहे कोई भी हो, डीयू का फॉर्मूला ये फिक्स है, कितना, एनसीवीडीटी। चलो फर्स्ट क्या लिख दिया, आइसोकोरिक की डेफिनेशन। सेकंड क्या लिख दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड क्या लिख रहा हूं मैं यहां, स्टेट इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट। थर्ड में लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ स्टेट, स्टेट इक्वेशन। समझना बात, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा बोलो, P प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम कांस्टेंट। अच्छा, यह है फर्स्ट और थर्ड के बीच का रिलेशन, इसे गैलुसेक लॉ कहते हैं, इसे कहते हैं गैलुसेक लॉ। क्यों कहते हैं बात समझना, PV बराबर nRT में प्रेशर और वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन, बॉयल्स लॉ। अच्छा, सेकंड और थर्ड का चार्ल्स लॉ। सेकंड थर्ड मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर का, फर्स्ट और थर्ड का P और T का गैलुसेक लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड का रिलेशन बॉयल्स, B पहले आता है, सेकंड थर्ड का रिलेशन चार्ल्स, B के बाद C, और फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन गैलुसेक, B के बाद C के बाद J। ठीक है, अच्छा देखते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट लिख दिया। फोर्थ पॉइंट समझे आइसोकोरिक का। अभी अपन सभी प्रोसेस को एक बार देखेंगे। फोर्थ पॉइंट समझें, वर्क डन। फोर्थ में निकाल रहा हूं वर्क डन। क्या होता है वर्क डन, पीडीवी का इंटीग्रेशन, लेकिन वॉल्यूम में तो चेंज होता नहीं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आइसोकोरिक का, 0। What is the work done in isocoric process? 0। फिफ्थ, वर्क डन के बाद किसकी बात करेंगे, पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ की बात करेंगे। तो प्रेशर और वॉल्यूम का कैसा ग्राफ बनेगा बोलो, ये रहा P और ये रहा V, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। 6, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, या तो मैं इसको dp बाई dv कह दूं या मैं स्लोप को tan थीटा कह दूं, बात एक ही है। स्लोप को या तो मैं dp बाई dv कह दूं या स्लोप को मैं tan थीटा कह दूं। अच्छा ये बताओ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो मैं लिख देता हूं dp बाई 0 इनफाइनाइट। और tan थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो 90 डिग्री ना, एक्स एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर आ रही है लाइन, तो थीटा 90 है, तो यदि वैसे चेक करें तो 1090 इनफाइनाइट। अच्छा 6, सेवंथ, अ स्पेसिफिक हीट, सेवंथ, अ स्पेसिफिक हीट। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, सीवी, अ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी किसके बराबर है, F बाई 2R, और किसके बराबर है, R अपॉन गामा माइनस 1, जहां गामा क्या है, 1 प्लस 2 बाय F, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट है गामा, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट है गामा, Cp बाई Cv। ठीक है, तो हमने किसी भी प्रोसेस के लिए, फर्स्ट में जब मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस देखा तो मैंने क्या क्या देखा उसमें, आइसोकोरिक प्रोसेस की डेफिनेशन, वॉल्यूम कांस्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
इक्वेशन ऑफ स्टेट, पीवी ग्राफ, वर्क डन, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, स्पेसिफिक हीट। तो इसके बारे में हम सबके लिए बात करेंगे, सभी प्रोसेस के लिए इसकी बात करेंगे। अच्छा, दूसरा बता रहा हूं आइसोबारिक प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस। ध्यान दें, सेकेंड प्रोसेस की बात कर रहे हैं अपन। सेकेंड प्रोसेस की बात कर रहे हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले देखता हूं डेफिनेशन, ए प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट। A process in which pressure is constant is called isobaric process। ठीक है, एक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसे आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। वर्क डन जीरो होगा नहीं, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, यहां जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा रहा हूं मैं इसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है बोलो? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। चलो सबसे पहले निकालो कि डेल्टा क्यू क्या है, हीट गिवन। आपको पता है 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट को कहते हैं सीपी। 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट को स्पेसिफिक हीट कहेंगे, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको मैं क्या कह दूं? सीपी। 1 मोल का टेम्परेचर dt डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए इसको मैं क्या लिख दूं? सीपी dt। 1 n मोल का टेम्परेचर, n मोल का टेम्परेचर dt डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए क्या लिख दूं? n cp dt। n मोल का टेम्परेचर dt डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट को क्या लिख दूं बोलो? n cp dt। तो हीट गिवन क्या हो गया बोलो? n cp dt। हीट गिवन कितना हो गया? n cp dt। समझ गए बात? वैसे भी डेल्टा क्यू क्या होता है? एनसीडीटी ना, तो यहां क्या आ जाएगा? एनसीपीडीटी। अब क्या है? वर्क डन। देखो वर्क डन क्या है? वर्क डन पीडीवी। अच्छा, पीवी इज इक्वल टू एन आर। प्रेशर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करो तो पी कांस्टेंट है बाहर, वी का डीवी, और इधर एनआर कांस्टेंट है डीटी, क्योंकि इसमें वेरिएबल ही दो हैं, एक तो ये v वेरिएबल है और एक t वेरिएबल है। प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए क्या हो गया? पी डीवी इज इक्वल टू, प्रेशर कांस्टेंट है तो 3 है, 5 है, बाहर आ गया। पी डीवी इज इक्वल टू एन आर डी टी। तो वर्क डन कितना हो गया यहां? एन आर डी टी। डी यू बोलो, डी यू। प्रोसेस चाहे कोई भी हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होती है बोलो? एन सी वी डी टी। अभी पीछे निकाला था, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट गिवन, कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट गिवन क्या नहीं करता? कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट गिवन वर्क नहीं करता, केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है। और क्या आया था? एनसीवीडीटी। तो अब रख दो यहां फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। ये हो गया एनसीपीडीटी इज इक्वल टू एन आर डी टी प्लस का एन सीवी डी टी। ये क्या हो गया बोलो? सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीवी। सीपी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट, ये सीपी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और सीपी ग्रेटर देन सीवी। इस रिलेशन को कहते हैं मेयर रिलेशन।
इस रिलेशन को कहते हैं मेयर रिलेशन, और सीपी ग्रेटर देन सीबी होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर में जब हम हीट देते हैं तो वो इंटरनल एनर्जी में चेंज करता ही है, साथ के साथ क्या करता है, वर्क डन भी करता है। जब हम कांस्टेंट प्रेशर में हीट देते हैं तो इंटरनल एनर्जी में तो चेंज करता ही है, साथ में वर्क भी करता है। जबकि जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट देते हैं तो केवल और केवल इंटरनल एनर्जी में चेंज करता है, वर्क डन नहीं करता। अब इंटरनल एनर्जी में चेंज तो दोनों के लिए बराबर है, क्योंकि वो तो प्रोसेस पे डिपेंड करता नहीं, इसमें वर्क भी करना पड़ता है। इसीलिए सीपी जो है वो ग्रेटर देन सीबी होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट गिवन वर्क डन भी करता है और इंटरनल एनर्जी में चेंज भी करता है, जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट गिवन केवल और केवल इंटरनल एनर्जी में चेंज करता है, वर्क डन में एक्सपेंड नहीं होता है। ठीक है, तो सीपी ग्रेटर देन सीबी ये भी यहां से आ गया। तो इसमें हमने आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, और हमने क्या देख लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लिया। थर्ड पॉइंट, ध्यान दें थर्ड पर, सॉरी, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में हो गया। थर्ड में अपन क्या बता रहे हैं, बोलो, इक्वेशन ऑफ स्टेट बता रहे हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, तो वी प्रोपोर्शनल टू टी, प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए V प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। क्या कहें, देखो फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन बॉयल्स लॉ, सेकंड थर्ड का रिलेशन चार्ल्स लॉ, फोर्थ वर्क डन, प्रेशर कांस्टेंट है तो P1 V1 T1 से ये बदलेगा कहां, P1 V2 T2 तक। प्रेशर कांस्टेंट है तो जो थर्मोडायनेमिक स्टेट है तो वो कैसे चेंज होगा, प्रेशर तो वही रहेगा, मतलब P1 V1 T1 से चेंज होगा किस में, P1 V2 T2 तक, प्रेशर वही रहेगा। तो डेल्टा W होता है PdV का इंटीग्रेशन, प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन dV, प्रेशर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन dV का V कहां से कहां तक वॉल्यूम बदलता है, वॉल्यूम चेंज होता है V1 से V2 तक, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, PV2 माइनस V1, वर्क डन। फिफ्थ पीवी ग्राफ, फिफ्थ में हम बात करेंगे पीवी ग्राफ, तो कैसा होगा पीवी ग्राफ, प्रेशर कांस्टेंट है, ये रहा प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा ये। 6 में हम बात करेंगे स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, बोलो स्लोप क्या है इसका, tan 0 0 ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, tan 0। अच्छा और क्या होगा, ये dp बाय dv, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो dp की जगह 0, dv, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो dp क्या हो जाएगा 0 और dv क्या हो जाएगा 0, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ 0। 6 सेवंथ पॉइंट पर ध्यान दें, सेवंथ पर ध्यान दें, स्पेसिफिक हीट,
सेवंथ समझे एक बार, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट क्या होगा बोलो, सीपी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, सीपी। अभी देखा था आपने सीवी प्लस आर होता है, देखा था ना मेयर रिलेशन, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो सीपी क्या हो जाएगा, सीवी प्लस सीवी का फॉर्मूला पता है ना आपको, एफ बाय टू आर प्लस आर। क्या हो जाएगा बोलो, एफ बाय टू प्लस टू आर। सीपी क्या हो जाएगा, एफ प्लस टू, एफ प्लस टू बाय टू आर। ये देखो आर कॉमन ले लिया था, तो सीपी क्या हो जाएगा, एफ प्लस टू बाय टू आर। अच्छा, सीपी बाय सीवी क्या हो जाएगा बोलो, सीपी क्या है, एफ प्लस टू बाय टू आर। सीवी क्या है, एफ बाय टू आर। क्या हो जाएगा बोलो, एफ प्लस टू बाय एफ। क्या हो जाएगा बोलो, वन प्लस टू बाय एफ। स्पेसिफिक हीट के रेशियो को क्या कहते हैं बोलो, गामा। क्या हो जाएगा बोलो, वन प्लस टू बाय एफ। स्पेसिफिक हीट के रेशियो को क्या कहते हैं, गामा कहते हैं। तो व्हाट इज गामा, वन प्लस टू बाय एफ। क्लियर है बात। अच्छा और बताओ, यदि और लिखना हो तो क्या लिखें, तो गामा इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ प्लस टू बाय एफ। अच्छा सीवी को क्या लिखें, सीवी एफ बाय टू आर। एफ को क्या लिख दूं बोलो, टू बाय एफ इज इक्वल टू गामा माइनस वन, टू बाय गामा माइनस वन, टू अपॉन गामा माइनस वन इंटू आर बाय टू, तो आर अपॉन गामा माइनस वन। सीपी को क्या लिख दूं, गामा सीवी। ये देखो सीपी बाय सीवी बराबर गामा ना, सीपी बाय सीवी को ही गामा कहते हैं, तो सीपी को क्या लिख दूं, गामा सीवी। क्या हो जाएगा बोलो, गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। देखो ये सीपी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ गामा, ये सीवी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ गामा। ये एफ और गामा में रिलेशन है दोनों, गामा और एफ के बीच में। गामा इज इक्वल टू वन प्लस टू बाय एफ, एफ इज इक्वल टू टू अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, समझ रहे हो बात। तो ये आ गया सीपी, कितना होता है सीपी, एफ प्लस टू बाय टू आर। स्पेसिफिक हीट सेवंथ, एट्थ नंबर की बात देखें। एट्थ, रेशियो ऑफ हीट गिवन टू वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट गिवन का कितना हिस्सा वर्क डन में और कितना हिस्सा इंटरनल एनर्जी के चेंज में चला जाता है। हीट गिवन का कितना हिस्सा वर्क में और कितना हिस्सा इंटरनल एनर्जी के चेंज में चला जाता है। बात समझना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, एन सी पी डी टी इज इक्वल टू पी डी वी प्लस एन सी बी डी टी। पीछे कर चुके हैं। एन सी पी डी टी इज इक्वल टू एन आर डी टी, हमने किया है। पी डी वी बराबर एन आर डी टी, पी वी बराबर एन आर टी, प्रेशर कांस्टेंट है, तो पी डी वी इज इक्वल टू एन आर डी टी प्लस एन सी वी डी टी। तो सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीवी हो गया था नहीं। अच्छा देखो ये क्या है, हीट गिवन, ये क्या है, वर्क डन, ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा डब्ल्यू प्लस बाय डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू एन आर डी टी अपॉन
डेल्टा क्यू क्या है बोलो, एन सीपी डी टी, डेल्टा डब्ल्यू एन आर डी टी, और डेल्टा क्यू क्या है, एन सीपी डी टी। तो ये हो जाएगा आर बाई सीपी, और ये हो जाएगा आर अपॉन एफ प्लस 2/2r, आर से आर कैंसिल, 2 अपॉन एफ प्लस 2, और du बाय डेल्टा क्यू, du कितना है, एन सीवी डी टी, और डेल्टा क्यू कितना है, एन सीपी डी टी। क्या हो जाएगा बोलो, सीवी बाय सीपी, सीवी क्या है, एफ बाय 2r, और एफ प्लस 2/2r, क्या हो जाएगा, एफ अपॉन प्लस 2। तो हीट गिवन का कितना हिस्सा वर्क करता है, 2 अपॉन एफ प्लस 2। हीट गिवन का कितना हिस्सा इंटरनल एनर्जी में चेंज करता है, एफ अपॉन एफ प्लस 2। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं इधर, एग्जाम्पल, एक मोनो एटॉमिक गैस है, एक मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन। मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 3। मोनो एटॉमिक गैस में हीट गिवन का कितना हिस्सा वर्क करता है, हीट गिवन का कितना हिस्सा वर्क करता है, 2 अपॉन एफ प्लस 2, 2/5, 40% हिस्सा वर्क करता है। कितना हिस्सा इंटरनल एनर्जी में चेंज करता है, एफ अपॉन एफ प्लस 2, 3 अपॉन 3 प्लस 2, 3/5, 60% हिस्सा इंटरनल एनर्जी में चेंज करता है। तो मोनो एटॉमिक गैस को एट कांस्टेंट प्रेशर heat is given to the monoatomic gas, then its how much fraction spent in work and how much store at change in internal energy। कांस्टेंट प्रेशर पर मोनोएटॉमिक गैस को जब हीट दी जाती है तो उसके हीट गिवन का कितना हिस्सा वर्क डन करता है, वर्क डन करता है 40%, और हीट गिवन का कितना हिस्सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के काम में आता है, 60%। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं ये। चलो नेक्स्ट, पहले मैं अभी बता रहा हूं सारे प्रोसेस एक बार आपको। थर्ड प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। बात कर रहे हैं थर्ड प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट में हम क्या बात करेंगे, डेफिनेशन, डेफ। ए प्रोसेस, या चलो पहले आइसोथर्मल बात कर लूं। चलो लिख दिया है एडियाबैटिक, तो पहले एडियाबैटिक ही कर लेते हैं, अगला आइसोथर्मल कर लेंगे। ठीक है, डेफिनेशन, ए प्रोसेस इन विच थर्मोडायनेमिक सिस्टम को ना तो हीट गिवन हो, मतलब हीट एक्सचेंज टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज 0, ना तो ये एनवायरमेंट से हीट ले और ना एनवायरमेंट को हीट दे। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जब एनवायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से जब हीट एक्सचेंज 0, तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस एट रैंडम होते हैं, जैसे साइकिल के ट्यूब
का पंक्चर होना, जैसे ट्यूब पंक्चर हुआ या मान लो टायर कहीं फट गया, एट रैंडम हुआ, हीट के एक्सचेंज का मौका ही नहीं मिला, एट रैंडम अचानक संपन्न हो जाते हैं ये प्रोसेस, एट रैंडमली हीट एक्सचेंज के लिए टाइम ही नहीं मिल पाया, तो ऐसे में डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा। और जब डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा, जब डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा तो हम बात कर रहे हैं एट रैंडम होते हैं, ऐसे रैंडम अचानक। सेकेंड बात कर रहे हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं हम यहां। तो देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, हीट एक्सचेंज का मौका ही नहीं मिला, तो जो भी वर्क होगा वो इंटरनल एनर्जी को खर्च करके होगा, जो भी वर्क परफॉर्म करेगा वो इंटरनल एनर्जी को खर्च करके करेगा, और यदि इंटरनल एनर्जी खर्च हुई तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। भाई इंटरनल एनर्जी यदि घटी तो तय है कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो जो भी वर्क डन होगा यहां वो इंटरनल एनर्जी को खर्च करके होगा, और यदि इंटरनल एनर्जी खर्च हुई तो थोड़ा सा ठंडा होगा। इसीलिए जो साइकिल का ट्यूब है वो अचानक से फटेगा और उसके ऊपर यदि अपन हाथ लेके जाएं तो हल्की सी ठंडक महसूस होती है, हल्का सा कूलनेस आती है। क्यों? क्योंकि अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करके एयर एक्सपेंड हो रहा है, हीट एक्सचेंज का मौका नहीं मिला, अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करके एक्सपेंड हो रहा है एयर, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू, हीट देना ही नहीं है तो डेल्टा क्यू तो जीरो हुआ यहां। थर्ड, इक्वेशन ऑफ स्टेट, स्टेट इक्वेशन यहां पे पी, वी और टी तीनों वेरिएबल होते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यदि वर्क हुआ, पीवी चेंज हुआ और डीयू तो टेम्परेचर भी चेंज हुआ। तो इन टर्म्स ऑफ पी एंड वी, इन टर्म्स ऑफ पी एंड वी, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां गामा है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। वीडियो क्लियर नहीं है सोनम, देखिएगा, उस टाइम था, ठीक है अभी क्लियर है, ओके। तो इन टर्म्स ऑफ पी एंड वी, हमें इसके प्रूफ की तरफ नहीं जाना है, हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेडिकल में हमें कहीं। तो P और V के टर्म्स में व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। B इन टर्म्स ऑफ V एंड T कर देता हूं, या चलो V एंड T वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में, बोलो PV बराबर nRT, प्रेशर को हटाना है क्या लिख दूं nRT बाई V, प्रेशर को हटाना है क्या लिख दूं nRT बाई V, रख दो यहां nRT बाई V, और V टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो गया T V टू दी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू K अपॉन NR, NR को उधर भेज दो, V इधर आया, और K अपॉन NR एक अनदर कांस्टेंट। तो क्या हो गया इन टर्म्स ऑफ T एंड V, ये है इन टर्म्स ऑफ T एंड V। C इन टर्म्स ऑफ P एंड T, इन टर्म्स ऑफ P एंड T क्या होगा बोलो, PV इज इक्वल टू nRT, और वॉल्यूम हटाना है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा nRT बाय P, PV टू दी पावर गामा कांस्टेंट है, वॉल्यूम हटा दो
एन आर टी बाय पी टू द पावर गामा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट पी टू द पावर 1 माइनस गामा टी टू द पावर गामा के अपॉन एन टू द पावर गामा आर टू द पावर गामा। देखो एन टू दी पावर गामा आर टू दी पावर गामा टी टू दी पावर गामा पी टू दी पावर गामा पी अपॉन पी टू दी पावर गामा 1 माइनस गामा टी टू दी पावर गामा और इसको उधर भेज दिया। एन और आर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा पी टू दी पावर 1 माइनस गामा टी टू दी पावर गामा इज ए न्यू कांस्टेंट। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट 3 आती है यहां। एक आता है पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक आता है टी वी टू दी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एक आता है पी टू दी पावर 1 माइनस गामा टी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, टी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी 1 माइनस गामा टी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा यहां इक्वेशन स्टेट 3 क्यों आए हैं? क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। बाकी प्रोसेस में एक क्वांटिटी कांस्टेंट थी अब तक, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ स्टेट एक ही बन रहा था, लेकिन यहां तीनों वेरिएबल हैं, तो पीवी के टर्म में, टीवी के टर्म में और पीटी के टर्म में। ठीक है, तो यह आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। फोर्थ, फोर्थ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ स्टेट के बाद हम किसकी बात करेंगे? वर्क डन। देखो वर्क डन, यहां चेंज होगा P1 V1 T1 से P2 V2 T2। यहां P V2 दी पावर गामा एक कांस्टेंट है, मैं K मान लेता हूं, तो एक तरीके से प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन है। हम यहां यह भी कह सकते हैं P1 V1 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू दी पावर गामा, क्योंकि P V टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट यदि इक्वेशन ऑफ स्टेट है, तो इस पे लगाओ P1 V1 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू दी पावर गामा। वैसे जो प्रेशर है वो क्या है? वॉल्यूम का फंक्शन है, तो वर्क डन क्या होगा बोलो? वर्क डन क्या होगा? इधर करते हैं, वर्क डन होता है इंटीग्रेशन पी डीवी। व्हाट इज द वर्क डन? इंटीग्रेशन पी डीवी। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बोलो? P की जगह लिख देता हूं K अपॉन वी टू दी पावर गामा डीवी, K बाहर वी टू दी पावर माइनस गामा डीवी। वर्क डन हो गया K वी टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, वी टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और ये वॉल्यूम चेंज होगा V1 से V2 तक। ये वॉल्यूम चेंज होगा कहां से कहां तक? V1 से V2 तक। तो K क्या हो जाएगा बोलो? ये वर्क डन ये हो जाएगा K अपॉन माइनस गामा प्लस 1, क्योंकि ये कांस्टेंट है, माइनस गामा प्लस 1 बचा V टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 V1 से लेके V2 तक। वर्क डन क्या होगा? K अपॉन माइनस गामा प्लस 1 V2 टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या हो जाएगा वर्क डन बोलो? K अपॉन, K को अंदर ले लो, चलो
1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ये क्या हो जाएगा के V2 टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस के V1 टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1। के की वैल्यू मैं इसको के मान लेता हूं, देखो क्योंकि PV टू दी पावर गामा कांस्टेंट, तो P1 V1 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या होगा बोलो, डेल्टा डब्ल्यू 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, के को लिख दो एक बार P2 V2 टू दी पावर गामा, P2 V2 टू दी पावर गामा, जहां V2 है वहां V2 के टर्म में लिख दो, जहां V1 है वहां V1 के टर्म में लिख दो, माइनस P1 V1 टू दी पावर गामा और V1 टू दी पावर गामा माइनस दिस। क्या हो जाएगा वर्क डन? वर्क डन क्या हो जाएगा देखें, ये वर्क डन हो गया 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 और ये हो गया P2 V2 माइनस P1 V1, गामा माइनस गामा प्लस 1 1 बच जाएगा केवल, और गामा माइनस गामा प्लस 1 1 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो ये, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बोलो, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। वर्क डन क्या हो जाएगा बोलो, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। हम और क्या गामा ग्रेटर देन 1 होता है, ध्यान रहे, हम P2 V2 को NRT2 लिख सकते हैं। P2 V2 भाई PV बराबर NRT तो हमेशा फॉलो होगा, तो PV इज इक्वल टू NRT। देखो P1 V1 T1, इसका मतलब क्या हुआ, P1 V1 इज इक्वल टू NRT1, P2 V2 इज इक्वल टू NRT2। तो P2 V2 को लिख दिया NRT2, P1 V1 को लिख दिया NRT1। तो वर्क डन क्या हुआ बोलो, NRT2 माइनस T1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। वर्क डन क्या हुआ, NRDT अपॉन माइनस गामा प्लस 1, NRDT अपॉन माइनस गामा प्लस 1। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला ये हुआ और वर्क डन का एक फॉर्मूला ये हुआ। तो ये हुआ फोर्थ पॉइंट, वर्क डन। फिफ्थ, पीवी ग्राफ। फिफ्थ नंबर में देखें पीवी ग्राफ। आपको बता दूं, पहले हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस सभी पढ़ लेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, हम सभी प्रोसेस को पहले पढ़ेंगे। पहले केवल प्रोसेस ही पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे और सभी प्रोसेस को एकदम सिमिलर केस में पढ़ेंगे। सबसे पहले उनकी डेफिनेशन पर ध्यान देंगे, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखेंगे, उसके बाद वर्क डन लिखेंगे, उसके बाद पीवी ग्राफ बनाएंगे, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ बनाएंगे, स्पेसिफिक हीट के बारे में लिखेंगे। पीवी ग्राफ, तो पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, P proportional to 1 upon V to the power gamma, P proportional to 1 upon V to the power gamma। ठीक है, कैसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये देखो आइसोथर्मल का ग्राफ है, ये ग्राफ है आइसोथर्मल का और ये ग्राफ है एडियाबैटिक का। आइसोथर्मल वाले ग्राफ में P प्रोपोर्शनल टू 1/V, आइसोथर्मल वाले ग्राफ में,
और एडियाबैटिक में गामा, तो स्लोप ज्यादा हो जाएगा क्योंकि गामा ग्रेटर देन 1। गामा क्या होता है 1 + 2/f, तो गामा ग्रेटर देन 1 इसलिए स्लोप ज्यादा हो जाएगा। तो आइसोथर्मल कर्व यदि ये है तो एडियाबैटिक कर्व जो है वो थोड़ा सा नीचे आएगा। ये है एडियाबैटिक कर्व, ठीक है। समझ गए? पीवी ग्राफ नेक्स्ट, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ 6। 6 नंबर पॉइंट पे ध्यान दें, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ। स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, देखो पीवी टू दी पावर गामा इज कांस्टेंट, ये है P प्रोपोर्शनल 1/V टू दी पावर गामा, ये है पीवी ग्राफ। तो इसका स्लोप ये होगा, और ये एंगल यदि थीटा है तो स्लोप होगा dP/dV। अच्छा, PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करो, दोनों वेरिएबल हैं। फर्स्ट ऐसे का ऐसा डिफरेंशिएशन ऑफ V टू दी पावर गामा प्लस सेकेंड ऐसे का ऐसा डिफरेंशिएशन ऑफ P और कांस्टेंट का 0। इसका डिफरेंशिएशन गामा V टू दी पावर गामा -1 dV, और ये हो गया V टू दी पावर गामा dP इज इक्वल टू 0। ये हो गया गामा P V टू दी पावर गामा -1 dV माइनस V टू दी पावर गामा dP। गामा P V टू दी पावर गामा -1 अपॉन V टू दी पावर गामा माइनस में इज इक्वल टू dP/dV। dP/dV इज इक्वल टू माइनस गामा P/V। इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव आता है, और स्लोप इसका नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि देख रहे हो ये 90 डिग्री से लार्ज एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इसलिए dP/dV इज इक्वल टू क्या माइनस गामा P/V। नेगेटिव स्लोप, ठीक है। 7th स्पेसिफिक हीट। सेवंथ स्पेसिफिक हीट। कितनी ही हीट दो, तुम्हें पता है ना हीट का तो एक्सचेंज नहीं होता, C0। भाई टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने के लिए हीट चाहिए नहीं, क्योंकि हीट का तो एक्सचेंज होना ही नहीं है। अब टेम्परेचर मान लो 1 डिग्री C से घटा है तो अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च करके घटा है, उसको हीट नहीं दिया गया है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, स्पेसिफिक हीट 0। तो यहां हो गया स्पेसिफिक हीट 0। ठीक है। अच्छा 8th नंबर पॉइंट, स्लो ग्राफ बिटवीन ln P एंड ln V। लॉग P और लॉग V के बीच में ग्राफ। P V टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। P V टू दी पावर गामा लॉग P
लॉग ले लो तो लॉग पी वी टू दी पावर गामा कांस्टेंट, ये हो गया लॉग कांस्टेंट, कांस्टेंट ही हो गया एक तरीके से, ये हो गया लॉग पी प्लस गामा लॉग वी, भाई लॉग पी प्लस लॉग एम एन। ये बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो मैं यहां वी टू दी पावर गामा एक नया कांस्टेंट कर देता हूं, ये हो जाएगा लॉग पी प्लस गामा लॉग वी कांस्टेंट, लॉग पी प्लस गामा लॉग वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो लॉग पी क्या हो जाएगा? माइनस गामा लॉग वी प्लस कांस्टेंट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप है माइनस गामा। मतलब यदि लॉग पी और लॉग वी में ग्राफ खींचें किस प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक के लिए, तो इसका स्लोप नेगेटिव आएगा, किसके बराबर? माइनस गामा। लॉग पी और लॉग वी के बीच ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव होगा, किसके बराबर? माइनस गामा के बराबर। एक एग्जाम्पल करते हैं। ध्यान देंगे एग्जाम्पल पर। ग्राफ बिटवीन लॉग पी एंड लॉग वी आर एज सोन इन फिगर, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। यह है लॉग पी और यह है लॉग वी। यह है 2, यह है 7, यह है 7, यह है 17। ऐसा ग्राफ है। ए से बी ये वाला ग्राफ है। देन गैस इज, कौन सा गैस है ये बताना है। क्या ये हीलियम है, क्या ये ऑक्सीजन है, क्या ये ओजोन है, या क्या ये CO2 है? ये कौन सा गैस है? ग्राफ बिटवीन लॉग पी एंड लॉग वी आर एज सोन इन फिगर फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए लॉग पी और लॉग वी में ये ग्राफ गिवन है। तो ये गैस कौन सी है ये बतानी है। बताओ क्या होता है? स्लोप माइनस गामा। नेगेटिव स्लोप तो है लेकिन स्लोप कितना है? यहां से यहां तक, ये मैं कर देता हूं, गलत हुआ है, ये 10 और 17 कर देता हूं। तो यहां से यहां तक कितना होगा? 7, और यहां से यहां तक कितना होगा? 5। तो यहां स्लोप क्या हो गया? -7/5। स्लोप भाई ये वाला निकालेंगे tan थीटा, या ये बाय ये करके नेगेटिव कर देते हैं। तो ये हो गया 7, ये हो गया 5। तो गामा की वैल्यू क्या हो गई? 7/5। 1 + 2/f क्या हो गया? 7/5। 2/f क्या हो गया? 2/f इज इक्वल टू 2/5। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। मतलब कौन सा गैस है ये डायटोमिक गैस है, O2। ये कौन से गैस के लिए लॉग पी और लॉग वी में ग्राफ ऐसा होगा? ऑक्सीजन के लिए होगा। ठीक है, तो हमने 3 प्रोसेस देख लिया, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक कह लो, और एडियाबैटिक। अभी आइसोथर्मल 4th प्रोसेस। पहले सभी प्रोसेस को प्रॉपरली देखेंगे फिर एग्जांपल करेंगे।
ध्यान दें, फोर्थ प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, सबसे पहले हम बात करेंगे डेफ की डेफिनेशन। ए प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ए प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट, चाहे हीट दो चाहे हीट लो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो ऐसे में हीट कैपेसिटी उसकी इनफाइनाइट होनी चाहिए। किसी बॉडी की हीट कैपेसिटी जब ज्यादा होगी तो उससे हम चाहे हीट लें चाहे हीट दें, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, डी यू जीरो, क्योंकि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो क्या नहीं होती, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता। भाई टेम्परेचर कांस्टेंट, डी यू जीरो, तो डी यू को जीरो कर दो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, जो हीट गिवन है, अभी बच्ची एक आयुषी अनावश्यक कमेंट में ना रहे बेटा, पढ़ने पे ध्यान दें थोड़ा, ठीक है। इधर ध्यान दें, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू, मतलब जो भी हीट गिवन है, जो भी हीट गिवन है वो किस पर, जो भी हीट गिवन है वो किस में जाएगा, वर्क डन में। ठीक है, मतलब इंटरनल एनर्जी के चेंज में काम में नहीं आएगा, जो भी हीट गिवन है वो किस में जाएगा, वर्क डन में जाएगा। थर्ड पॉइंट पे ध्यान दें, थर्ड, इसमें क्या करना है बोलो, इक्वेशन स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, समझे बात, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा बोलो, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन क्या हो जाएगा बोलो, बॉयल्स लॉ। ये ध्यान रखें भैया कि क्रैश कोर्स में पढ़ा रहा हूं अभी मैं, थर्मोडायनेमिक्स को हमें थोड़ा सा स्पीड अप रखना होगा अभी, ठीक है, और आप ज्यादा पढ़ने पे ध्यान दें। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नोट्स आपको आज मिल जाएगा, आप उसको लिख लें, और कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, 70-80 क्वेश्चन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के।
तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो जाएगा बॉयल्स लॉ। फोर्थ, वर्क डन और इस प्लेटफॉर्म को क्वेश्चन पूछने के काम मिले, जैसे ये आयुषी बच्ची है इधर उधर की चीजों में लगी हुई है, ये प्लेटफॉर्म पे अपन देखते रहते हैं, आपका जो क्वेश्चन हो वो इस पे पुट अप करें भाई, उसका आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन लिखें कि ये वाला सा डाउट है, दोबारा समझाइए, इस तरह की बातें होनी चाहिए इस पे। वर्क डन देखें एक बार, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन। आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन, वर्क डन ध्यान दें, P1 V1 T से चेंज होगा कहां, P2 V2 T, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। P1 V1 T से चेंज होगा कहां, P2 V2 T, टेम्परेचर कांस्टेंट। अच्छा देखें, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो मैं P को लिख देता हूं K बाय V। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो PV कांस्टेंट है, इसका मतलब यह भी लिख सकता हूं P1 V1 बराबर P2 V2 इज इक्वल टू nRT। ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि P1 V1 इज इक्वल टू nRT, P2 V2 इज इक्वल टू ऑल्सो nRT, तो हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू nRT, और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो प्रेशर जो है वो वॉल्यूम का फंक्शन है। वर्क डन क्या होगा बोलो, इंटीग्रेशन P dV, इंटीग्रेशन P K बाय V dV, कितना हो जाएगा बोलो, K 1 बाय V dV, डेल्टा W 1 बाय V log V, कहां से कहां तक, V1 से V2, तो डेल्टा W क्या हो जाएगा बोलो, ये K, ये हो जाएगा K इज इक्वल टू लॉग V2 माइनस लॉग V1, ये रखेंगे अपर लिमिट, ये रखेंगे लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा वर्क डन K लॉग V2 बाय V1, K log V2 बाय V1, ठीक है। तो डेल्टा W इज इक्वल टू K log V2 बाय V1, K की वैल्यू रख दो यहां से nRT, nRT log E है ये ln V2 बाय V1, इसको और क्या लिख सकते हैं, 2.303 nRT log 10 V2 बाय V1, .303, क्योंकि log E को जब log 10 में चेंज करेंगे, log E जब log 10 में चेंज होगा तो 2.303 से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये वर्क डन हो गया। अच्छा nRT को और क्या लिख सकते हैं, P1 V1, तो इसको हम लिख सकते हैं 303 P1 V1 log 10 V2 बाय V1। अच्छा V2 बाय V1 को और क्या लिख सकते हैं, P1 बाय P2, तो डेल्टा W क्या हो जाएगा, 2.303, और इसको मैं लिख देता हूं nRT log 10 V2 बाय V1 P1 बाय P2, तो ये क्या है, वर्क डन, ये सभी वर्क डन है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन
2.303 nRT log 10 V2 by V1। फिफ्थ हो गया है, ठीक है। तो आपको थर्मोडायनेमिक्स का नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं आज, और फिर कल कंटिन्यू रखेंगे इसको। थोड़ा सा अपन प्रॉपरली अभी कर लेंगे थर्मोडायनेमिक्स जल्दी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑलमोस्ट 20 मार्क्स देके जाएगा। पढ़ने पे ज्यादा फोकस करें, इस प्लेटफॉर्म को आप क्वेश्चन पूछने के लिए काम में लें। आपको नोट्स मिल जाएगा आज, आप उसे प्रॉपर कर लें। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में ज्यादा एक्सप्लेन होगी। तरुणा, जब अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने टाइप्स का होता है। इसको अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।